सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उन टॉपिक को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे कि जो रेट कांस्टेंट होती है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी क्या यूनिट है, क्या उसकी यूनिट फिक्स है या उसकी यूनिट क्या है, वेरिएबल है, मतलब उसकी यूनिट चेंज होती है, वो हम इसके अंदर देखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फिर देखेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन है किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट को हम स्टडी करेंगे कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और लास्ट में हम करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस करेंगे। ओके, जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के ऊपर, जो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराऊंगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बट टॉपिक रह गए थे तो मैंने सोचा कि पहले टॉपिक को ही कंप्लीट किया जाए। क्वेश्चंस तो हम बाद में करेंगे जब हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट ही एक तरह से, बट कई बच्चे सोचते हैं कि जो ये है ये हमारे लिए बना ही नहीं टॉपिक, मतलब ये सीबीएसई के लिए ही सिर्फ इम्पोर्टेंट है, आईआईटी और नीट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या हो रहा है आजकल, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन तो बचपन से आ रहे हैं, स्टार्टिंग से आ रहे हैं, बट अब क्या हो रहा है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने सही से आपने थ्योरी पढ़ी हुई है, आपने अगर आपने जो कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्ट सारे क्लियर हैं, कंसेप्ट्स की छोटी छोटी बारीकियां आपको पता है, तभी आप क्वेश्चन को सही आंसर कर पाओगे, अदरवाइज आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, गलत होगा। अगर आपने बुक्स के अंदर छोटी लाइनें स्टडी की हुई है, उसको सही से पढ़ा हुआ, उसके ऊपर मंथन क्या हुआ है, तभी आप टॉपिक को सही से कवर कर पाओगे और जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन क्या होंगे आपके सोल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये नीट और आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही ये। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट विद आवर टॉपिक। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, हमने लास्ट क्लास के अंदर किया था। हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, देखो हमने पहले इससे पहले दो लॉ पढ़े, एक तो लॉ ऑफ मास एक्शन और एक रेट लॉ। जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो तो हमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता, वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में ही क्या कर रहा है, सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में वो सही से नहीं बता रहा। फिर कौन सा आया, फिर आया रेट लॉ। रेट लॉ ने क्या कहा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो क्या है, जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आएगा, ए की पावर सम अल्फा बी की पावर सम बीटा। तो ये किसने कहा, ये रेट लॉ ने बोला। रेट लॉ ने क्या बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर सम नंबर, रेज टू पावर सम नंबर विच आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। जो नंबर होंगे, जो अल्फा और बीटा होंगे, वो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। ओके, डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो हमने के कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया था और इसी को ही क्या बोला था हमने, रेट कांस्टेंट। इसी को क्या बोलता हमने, रेट कांस्टेंट बोला था। ओके, अब देखो जो रेट कांस्टेंट है ना, इसके हम यूनिट को फाइंड आउट करेंगे। इसे क्या करेंगे, यूनिट को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है, यूनिट से पहले मैं आपको बताता हूं एक बार पहले, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो, मैंने बताया था कि जो अल्फा और बीटा होते हैं, अल्फा और बीटा क्या होता है, ऑर्डर होता है कि अगर मेरे को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा होता है। मैंने आपको वहां पे वही बताया था कि अगर हमें ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर बताना है, कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो जस्ट अल्फा होगा। अगर हमें सिर्फ बी के रिस्पेक्ट में बताना है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो वो क्या होगा, वो बीटा होगा। बट अगर हमें पूरी रिएक्शन का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। ओके, ये सारा हमने लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया था। अब देखो बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से पहले मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो, अगर कोई हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर क्या है हमारी कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि अल्फा और बीटा क्या होंगे, जीरो होंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या, अल्फा और बीटा का सम क्या होगा, जीरो होगा। अगर अल्फा और बीटा का सम हमारा जीरो होगा तो हमारी क्या होगी, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। रेट इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो। ए की पावर जीरो क्या है, जीरो जो ऊपर लिखा होगा वही क्या होगा, वही हमारा ऑर्डर होगा।
तो फिर इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ जाएगा, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, 0 होगा। तो ये क्या होगी, हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। ओके, ऐसे अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करूं, देखो a की पावर 0, b की पावर भी 0 हो सकता है इसके साथ में, b की पावर 0 भी हो सकता है, c की पावर 0 भी हो सकता है साथ में, बस मैंने आपको सिंपल एक रिप्रेजेंट करके बताया। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि जो a है, a की पावर क्या होगी, 1 होगी, a की पावर क्या होगी, a की पावर 1 होगी, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू 1 होगी। तो फिर ये रिएक्शन कैसे होगी, ये रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ओके, ऐसे अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर 2 होगी, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 2, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 2। देखो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ ए की पावर ही 2 हो, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 एंड बी की पावर 1, ये भी क्या है हमारी, ये भी हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर रिएक्टेंट एक है, अगर रिएक्टेंट क्या है, एक है, तो फिर उसी की पावर 2 आ जाएगी। अगर रिएक्टेंट 2 है तो दोनों की पावर क्या होंगी, 1 1 होंगी। एक केस ये भी हो सकता है, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर तो क्या हो, 0 हो, बट बी की पावर क्या हो, 2 हो। ये भी तो हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हुई कि जो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए वो क्या है, 0 है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी वो क्या है हमारा 2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगी, हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आएगी। और भी बहुत केसेस बन सकते हैं, बट मैंने आपको बस जनरल अगर हम बात करें, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर 0 तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, के ए की पावर 1 तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के ए की पावर 2 तो क्या होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। ये मैं सिर्फ एक एक रिएक्शन लेके कर रहा हूँ, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन लिखूंगा तो के ए की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, के ए की पावर कितना आएगा, वो 3 आएगा। ओके, तो ये इस तरह से हम 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हमारी बनती है। क्लियर। अब देखो, अब इनको जनरलाइज करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं। मैंने एक इक्वेशन मान ली है, मैंने मान लिया कि जो रेट है, रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर एन है, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर एन। एन क्या हो गया, एन इसका ऑर्डर हो गया, एन क्या हो गया, एन इसका ऑर्डर हो गया। अगर मैं एन की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एन की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो वो क्या होगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। इतना क्लियर है। ओके, चलो अब मेरे को इसकी यूनिट निकालनी है, के की यूनिट निकालनी है। मेरे को क्या करना है, के की यूनिट निकालनी है। अब देखो, जो रेट होता है, रेट, सेकंड लेक्चर में हमने रेट के बारे में बात की थी। रेट क्या होता है, रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो क्या था, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, ये हम रिएक्टेंट के टर्म्स में और प्रोडक्ट के टर्म्स में, दोनों के टर्म्स में दिखाते हैं। रिएक्टेंट के टर्म्स में क्या दिखाते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, प्रोडक्ट के टर्म्स में क्या दिखाते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस दिखाते हैं। तो ये हो गया। अब मेरे को ये बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी। देखो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, देखो मैंने बताया था ना, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम मोलैरिटी के टर्म्स में करते हैं। जो कंसंट्रेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं वो किसके टर्म्स में करते हैं, मोलैरिटी के टर्म्स में करते हैं। तो रेट क्या हो गया, रेट हमारा मोलर, मोलैरिटी अपॉन टाइम, अपॉन क्या हो गया, टाइम हो गया। टाइम को मैं नॉर्मल टाइम लिख लेता हूँ, पर सेकंड, मतलब सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मंथ्स भी हो सकता है वो। ओके, तो रेट हमारा ये आ गया। क्लियर। अब ए तो क्या है, ए हमारी कंसंट्रेशन है। ए को अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, इसका मतलब है कि ए की कंसंट्रेशन, ए की क्या है, ये कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन को मैंने अभी बताया किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी से। कंसंट्रेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों की वैल्यू उस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। ओके, तो रेट की जगह क्या आएगा, रेट की जगह आएगा मोलर अपॉन टाइम इज इक्वल टू के। ए क्या हो गया, ए हमारी मोलैरिटी हो गई है। ए को अगर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा तो वो कंसंट्रेशन है ना, उसकी यूनिट क्या होगी, मोलर होगी, इसकी मोल पर लीटर होगी, उसकी पावर एन है। तो फिर एम की पावर कितनी होगी है, एन होगी, एम की पावर एन होगी। मेरे को तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करनी है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसी आएगी यहाँ पे, एम अपॉन में एम की पावर एन
इंटू में टाइम, m अपॉन m की पावर n इंटू में टाइम आएगा। m ऊपर जाएगा, यहाँ पे m ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे देखो m की पावर तो ये तो 1 है, और ऊपर जाए क्या बनेगा m की पावर माइनस n, m की पावर क्या बनेगा माइनस n, और अपॉन में क्या है टाइम है, अपॉन में क्या है टाइम है। तो जो k है, k क्या आएगा हमारा m की पावर, बेस में तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड 1 माइनस n, टाइम की पावर माइनस 1, टाइम ऊपर जाएगा वो माइनस 1 बनेगा। तो k क्या हो गया हमारा रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट होगा जो हमारी मोलैरिटी है, मोलैरिटी की पावर 1 माइनस n और टाइम की पावर माइनस 1, मोलैरिटी की पावर क्या हो गया 1 माइनस n और टाइम की पावर माइनस 1 हो गया। ओके, अब देखो जो k है हमारा, k क्या आया हमारा मोलैरिटी की पावर 1 माइनस n और टाइम की पावर क्या हो गया माइनस 1 हो गया। अब देखो जो मोलैरिटी क्या होती है मोल पर लीटर, मोलैरिटी क्या होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, और जो टाइम है, टाइम को हम सेकंड में ही ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं तो पर सेकंड, तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और पर सेकंड, ये क्या होगी, ये हमारी एक तरह से लगा लो कि जनरल आ गया है यूनिट, ये क्या आ गया है हमारी जनरल यूनिट आ चुकी है, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और पर सेकंड होगा ये। ओके, अब अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग यूनिट होगी। तो अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर के लिए, किसके लिए बात करें हम, सबसे फर्स्ट हम करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए। ओके, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर का मतलब है कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी। जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू क्या होगी वो तो जीरो होगी। पुट करो यहाँ पे n की वैल्यू को जीरो, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 पर सेकेंड, 1 माइनस 0 पर सेकेंड, 1 माइनस 0 1 ही हो गया। तो जो यूनिट है यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो क्या है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आगे यूनिट आ गई है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ओके, ऐसे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 1 होगी। जब n की वैल्यू को 1 वहां पुट करेंगे, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 1 और पर सेकेंड, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये पूरी पावर। किसी की पावर जीरो क्या होता है 1 होता है, किसी की पावर जीरो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे जो यूनिट है यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो क्या होगी, ये तो जीरो हो गया, क्या बचा पर सेकंड, क्या बचा पर सेकंड बचा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी पर सेकंड होगी। ऐसे अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू हमारी 2 होगी। n की वैल्यू जब 2 को पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर, देखो 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस 2 पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, देखो ऊपर आएगा 1 माइनस 2, माइनस 1 आ गया, कितना आ गया माइनस 1 आ गया, और माइनस 1 को करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड वर्स, क्या बन जाएगी यूनिट, देखो 1 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 1 आएगा, माइनस 1 को जब करेंगे मल्टीप्लाई तो मोल की जो पावर 1 है वो कितनी हो जाएगी माइनस 1, और लीटर की पावर जो माइनस 1 है वो क्या हो जाएगी लीटर हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 करेंगे तो पावर ये क्या आएगा पूरा डिनोमिनेटर में आएगा, फिर इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो फिर ये बन जाएगा। ओके, ऐसे अगर हम बात करें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, देखो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी। ओके, n की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। अब मोल पर लीटर की पावर कितनी आ गई माइनस 2 आ गई है, मोल पर लीटर की पावर कितनी आ गई माइनस 2 आ गई है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी लीटर स्क्वायर मोल माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। लीटर
स्क्वायर मोल -2 और पर सेकंड, ये क्या आएगी, यूनिट आएगी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का आप क्या कर सकते हो, यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अब देखो ये जो यूनिट किया ये तो हमने किया कंसंट्रेशन के टर्म्स में, किसके टर्म्स में किया, ये कंसंट्रेशन के टर्म्स में किया। ऐसे अगर हमें ये तो है, अगर हमें कोई कंसंट्रेशन गिवन है, जैसे कि आयंस की कंसंट्रेशन है, कोई लिक्विड उसकी कंसंट्रेशन है, अगर हमें कोई गैसीय सब्सटेंस है उसके हमें प्रेशर गिवन है, तो प्रेशर की टर्म्स में भी हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, देखो हमें पता है कि जो हमारे जो हम एक्टिव मास लेते हैं, एक्टिव मास अगर हम आयंस की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन लेते हैं, एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशन लेते हैं। गैसेस के केस में हम कंसंट्रेशन लेते हैं, बट गैसेस के केस में हमारे पास एक ऑप्शन और होता है जो है जो उसके अगर हम पार्शियल प्रेशर लें, कि हम प्रेशर के टर्म्स में भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्टिव मास को। ओके, तो लिख लो फॉर गैसियस सब्सटेंस active mass in terms of pressure। एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, देखो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है रेट इज इक्वल टू के, रेट इज इक्वल टू के और ए की पावर एन, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एन। ये तो हो गया जब हमने जो ए है, ए को किसके टर्म्स में लिया, ए को हमने कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिया है। ओके, बट अगर हम इसको प्रेशर के टर्म्स में लें तो प्रेशर के टर्म्स में क्या होगा, हमारा रेट इज इक्वल टू के, ए की जगह क्या आएगा, प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर एन। ए की जगह देखो, ए का अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है कि हमने ए की कंसंट्रेशन लिखी है, और पी ए का मतलब क्या है कि हमने प्रेशर लिया है ए का, उसकी रेज टू पावर क्या होगा, एन होगा। ये आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है जब मैंने आपको लॉ ऑफ मास एक्शन कराया था, या फिर मैंने स्टार्टिंग में आपको रेट के बारे में बताया था। ओके, अब देखो जो रेट होता है, रेट मैंने आपको बताया था कि जो रेट है, रेट क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। रेट को हम डिस्टेंस की टर्म्स में बताते हैं क्योंकि ये क्या है, स्पीड है। चेंज रेट को हम मोल्स की टर्म्स में बताते हैं कि चेंज इन मोल्स अपॉन चेंज इन टाइम। रेट को हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में बताते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, और रेट को हम प्रेशर के टर्म्स में बताते हैं चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, तो रेट की यूनिट क्या बन जाएगी, देखो प्रेशर अपॉन टाइम, प्रेशर को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, एटमॉस्फेयर में, अपॉन टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम सेकंड के अंदर। तो रेट की यूनिट क्या होगी, रेट की यूनिट होगी एटमॉस्फेयर पर सेकंड, रेट की यूनिट क्या होगी, एटमॉस्फेयर पर सेकंड होगी। ओके, तो पुट करते हैं यहाँ पे, रेट की यूनिट क्या होगी, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, और के इंटू पी ए, पी क्या है, पी तो प्रेशर है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर, उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर एन है। तो जो के है, के की क्या आ जाएगी, एटमॉस्फेयर को नीचे लेके आएंगे तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड अपॉन एटमॉस्फेयर की पावर एन, एटमॉस्फेयर की पावर एन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो के है वो क्या होगा, एटमॉस्फेयर पर सेकंड। अब देखो एटमॉस्फेयर की पावर एन ऊपर जाएगा, एन ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस एन बनेगा, एटमॉस्फेयर की पावर माइनस एन। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एटमॉस्फेयर, देखो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 माइनस एन सेकेंड वर्स। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। क्या आ गया, रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और एन क्या है, एन हमारा ऑर्डर है, एन क्या है, एन हमारा ऑर्डर है। वही है कि यहां से हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही बन सकती है, जीरो ऑर्डर, ऐसे फर्स्ट ऑर्डर, ऐसी हमारी सेकेंड ऑर्डर, ऐसे ही हमारा थर्ड ऑर्डर। ओके, अब देखो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, जीरो ऑर्डर का मतलब है कि जो एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, एन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जब एन की वैल्यू को हम यहाँ जीरो पुट करेंगे तो जो के है, के की यूनिट क्या आएगी, एन की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो एटमॉस्फेयर पर सेकंड, एटमॉस्फेयर क्या हो गया, पर सेकंड हो गया यहाँ पे। ओके,
फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है कि n की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गया। जब हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो एटमॉस्फेयर 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे क्या आएगा, पर सेकेंड आ जाएगा। सेकेंड ऑर्डर के अंदर क्या होगा, यहाँ पे हम पुट करेंगे 2। तो जब 2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये एटमॉस्फेयर की पावर 1 - 2, एटमॉस्फेयर की पावर 1 - 2 और पर सेकेंड बनेगा। तो अल्टीमेटली यूनिट क्या आएगी, एटमॉस्फेयर की पावर -1 और जो सेकंड है सेकंड की पावर -1 होगा। ओके, थर्ड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा, n की वैल्यू 3 होगी। जब n की वैल्यू 3 को पुट करेंगे तो एटमॉस्फेयर की पावर 1 - 3 सेकेंड इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर की पावर -2 और पर सेकंड, एटमॉस्फेयर की पावर कितना हो जाएगा, -2 पर सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन की यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट कांस्टेंट की यूनिट है ये, रेट कांस्टेंट की। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा फिक्स होती है, पर जो रेट कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट फिक्स नहीं होती, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या होती है, डिपेंड करती है। ओके, तो जो जनरल यूनिट है, बस आपने क्या करना है, जनरल यूनिट को याद रखना है। क्या करना है आपने, जनरल यूनिट को याद रखना है। जनरल यूनिट क्या होगी हमारी, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, एक तो ये हो गया। दूसरी क्या होगी, एटमॉस्फेयर की पावर 1 - n और पर सेकेंड। मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, एटमॉस्फेयर की पावर 1 - n और पर सेकेंड। तो ये आपने जनरल यूनिट को याद रखना है। ओके, तो ये होगी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्लियर? ओके, अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो हमने किया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो जो हमारा रेट कांस्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट जो रेट कांस्टेंट का है वो ये है कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट फिक्स नहीं है। जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन किया था, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट फिक्स थी, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। अगर कंसंट्रेशन के टर्म्स में ले रहे हैं, अगर प्रेशर के टर्म्स में ले रहे हैं तो प्रेशर अपॉन टाइम, मोल के टर्म्स में ले रहे हैं तो मोल्स अपॉन टाइम। तो वैल्यू क्या थी, वैल्यू जो उसकी यूनिट थी यूनिट फिक्स थी। पर रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट फिक्स नहीं है, उसकी यूनिट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ओके, तो क्या लिखोगे फर्स्ट पॉइंट, unit of rate constant is not fixed and it depend upon order of reaction। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड कर रही है। अब देखो जो हमारा रेट कांस्टेंट टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ये। जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो भी क्या था, वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। ओके, ये हम आगे रिलेशन करेंगे भी सही, और इनको आपस में रेट भी करेंगे, टेम्परेचर को और रेट कांस्टेंट को। ओके, सो रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा टेम्परेचर फिक्स है, अगर हमारा टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, तो जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी। रेट कांस्टेंट की क्या वैल्यू होगी, फिक्स वैल्यू की। देखो टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट चेंज होगा। बट अगर हम जो हमारा जो टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर को बिल्कुल फिक्स कर दें तो जो रेट कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू भी फिक्स हो जाएगी। सो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर value of rate constant is fixed। अगर हमारा जो रेट कांस्टेंट है, अगर हम जो टेम्परेचर को फिक्स कर दें तो जो वैल्यू है रेट कांस्टेंट की वो भी क्या होगी, एक पर्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू होगी। ओके, अब देखो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, रेट लॉ के अकॉर्डिंग था कि जो हमारा रेट है, रेट क्या था हमारा, के
ए की पावर सम अल्फा और बी की पावर सम बीटा, ठीक है ना। हमें पता है कि अगर हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है तभी हम रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें रेट कांस्टेंट पता है तभी हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेट कांस्टेंट, with the help of rate constant we can find rate of reaction। हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जितना ज्यादा हमारा रेट कांस्टेंट होगा, जितना ज्यादा क्या होगा हमारा रेट कांस्टेंट होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। है पता नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली का रिलेशन आ रहा है। तो जितना ज्यादा हमारा रेट कांस्टेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। आप इस तरह भी लिंक कर सकते हो, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेट कांस्टेंट होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेट कांस्टेंट होगा, और जितना ज्यादा रेट कांस्टेंट होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ओके, तो जो रेट कांस्टेंट है अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे, उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। ओके, और जो हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेट कांस्टेंट is independent upon rate constant is independent upon concentration of reactants and products। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इसी पॉइंट के लिए मैं आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट भी करवा रहा हूँ। ओके, बाकी सारे पॉइंट ये नॉर्मल है, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें से हमने ऑलमोस्ट पहले किए भी हुए हैं। बट जो ये है, जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है, किसके इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के। अब देखो चार ऑप्शन आते हैं, चार ऑप्शन से आपको देता है कि जो रेट कांस्टेंट किसके इंडिपेंडेंट है। उनमें से एक ऑप्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है, वैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बोलते हैं वो। ओके, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की वो इंडिपेंडेंट है। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं कि मुझे फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के, ए की पावर सम अल्फा और बी की पावर सम बीटा। यहां से के की वैल्यू निकालेंगे, के की वैल्यू क्या होगी, रेट अपॉन ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। और वो देखते हैं कि जो ये तो क्या है, ए और बी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ए और बी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो और के क्या आ गया, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, के क्या आ गया, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। तो इसका मतलब है कि जो अगर हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। बच्चे ये सोचते हैं, और जो कि बिल्कुल क्या है, ये गलत है। ये कि जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। देखो कैसे है, होता क्या है कि अगर हम ए और बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, अगर हम क्या करें, ए और बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, ए और बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो हमारा रेट है ये इंक्रीज हो जाएगा। इसको इंक्रीज करेंगे ये इंक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करेंगे ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम इसको 2 टाइम्स इंक्रीज करें ये भी 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो दोनों का इफेक्ट है, दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ओवरऑल नो इफेक्ट। अगर ये 2 टाइम इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये 2 टाइम्स डिक्रीज होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा रेट कांस्टेंट है उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसके ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा। पर बच्चे क्या करते हैं, बस सोचते हैं कि फॉर्मूला ये रहा हमारा, फॉर्मूले से क्या कर दिया हमने, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आ रहा है तो क्या होगा, डिपेंड करता है। तो वो उसको उस ऑप्शन को देखते हैं, वो किसी और ऑप्शन को करेक्ट कराते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल करोगे तो आपका आंसर गलत होगा। यहाँ पे समझ आ रहा है ना। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली ये इंक्रीज होगा, इसको इंक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज होगा। ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, कोई चेंज ही नहीं होगा। अगर ये 2 टाइम्स इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, और कोई भी ओवरऑल चेंज नहीं आएगा। ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस करेंगे भी सही, कि अगर हम ए की कंसंट्रेशन को इतना बढ़ा दें तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना फर्क पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज होगा। वो इसी टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने भी वाले हैं। ओके, तो जो के है, के पे ओवरऑल कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहे हैं। वैसे इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आता है, प्रोडक्ट नहीं आता, बट कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रोडक्ट भी लिख देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिख दिया। वैसे प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, रिएक्टेंट का रोल है, पर रिएक्टेंट के भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाता है, कोई चेंज ही नहीं होता।
बट प्रोडक्ट में भी दे देता है, तो प्रोडक्ट भी अगर लिखा है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेट कांस्टेंट के ऊपर। ओके, तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। इसके अंदर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे फॉर्मूले से करते हैं और फॉर्मूले से तो आंसर आ रहा है, मतलब फॉर्मूले से तो वो गलत कराते हैं, ठीक है ना। तो पर वही है कि हर बार आपको फॉर्मूला नहीं पता होना चाहिए, आपको फॉर्मूले के जो पीछे की जो बातें हैं, उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उसकी बारीकियां, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ओके, तो अभी हमने देखा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट है, जो हमारा रेट कांस्टेंट है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। ऐसे हम देखेंगे कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी किन किन फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, देखो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट करेंगे वो करेंगे हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट कि अगर रिएक्टेंट का नेचर कैसा होगा तो रिएक्शन हमारी कैसी होगी। देखो कई केस में क्या होता है कि कई केस में रिएक्शन हमारी स्लो होती है, कई केस में रिएक्शन हमारी स्लो होती है, और कई केस में रिएक्शन क्या होती है हमारी फास्ट होती है। कुछ रिएक्शंस हमारी स्लो होती हैं, कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं हमारी फास्ट होती हैं। अब देखो हमें पता है कि जो हमारे केमिकल काइनेटिक्स है, यहाँ पे जो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, यहाँ पे मैकेनिज्म एक तो मैकेनिज्म पढ़ते हैं कोलिजन के बेस पे कि कोलिजन हो रहा है, अगर कोलिजन इफेक्टिव है तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर कोलिजन इफेक्टिव नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक होता है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन के टर्म्स में हम पढ़ते हैं कि जो रिएक्टेंट्स क्या होंगे, सारे के सारे जो बॉन्ड है सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे, और प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, सारे के सारे बॉन्ड फॉर्म होंगे। जब रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक डाउन होंगे तो वहां पे एनर्जी लगेगी, वहां पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, रिएक्टेंट एनर्जी लेगा। और जब प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होंगे तो वहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें किसी बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। बट अगर वही है कि कहीं बॉन्ड अपने आप फॉर्म होता है तो वहां पे एनर्जी क्या होती है, वहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो रिएक्टेंट के केस में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी जब बॉन्ड ब्रेक होंगे, प्रोडक्ट के केस में क्या होगा, वहां पे बॉन्ड फॉर्म होंगे तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, वहां पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। वही है भैया बात, अगर आपने रिएक्टेंट को ज्यादा एनर्जी दे दी है, अगर रिएक्टेंट को ज्यादा एनर्जी चाहिए और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के केस में एनर्जी कम रिलीज हुई है, तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन हमारी स्लो होगी। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन हमारी स्लो होगी। बट वही है कि अगर रिएक्टेंट ने एनर्जी कम ली है और प्रोडक्ट ने एनर्जी ज्यादा रिलीज की है, रिएक्टेंट ने कम एनर्जी ली है और प्रोडक्ट ने क्या किया है, ज्यादा एनर्जी रिलीज किया है, तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन हमारी फास्ट होगी। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन हमारी फास्ट होगी। ओके, तो इसी बेस पे हम बता सकते हैं कि रिएक्शन हमारी स्लो है या फिर रिएक्शन हमारी फास्ट है। अब ऐसे कर सकते हो कि अगर स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन में कैसे होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी, कम रिलीज होगी। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन हमारी स्लो होगी। कि जब बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है तब हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, बट जब बॉन्ड फॉर्म हो है तब एनर्जी कम रिलीज हुई है, तो ऑब्वियसली रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन हमारी स्लो होगी। बट वहीं अगर हम फास्ट रिएक्शन में बात करें, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी कम लगी है बट बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या हुई, ज्यादा रिलीज हुई है, बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी क्या हुई, ज्यादा रिलीज हुई। ओके, तो ये जो है ये किसकी है, ये है रिलीज। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनर्जी क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये है जो फर्स्ट फैक्टर है वो हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर क्या है, वो है हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ, दोनों के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारा रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लेंगे तो यहाँ पे उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे, अगर हम रेट लॉ लेंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, उसके कोई भी अननोन नंबर आएंगे। तो मैं रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिख लेता हूँ।
तो हमें पता है कि जो रेट है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। रेट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ज्यादा होगी उतना ही रेट क्या होगा, उतना रेट ज्यादा होगा, उतना रेट क्या होगा, उतना रेट ज्यादा होगा। आप इस तरह से भी लगा सकते हो कि पहले 10 मॉलिक्यूल है, पहले कितने, पहले 10 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे, 10 मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपस में कोलिजन करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। 10 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। ओके, 10 में से ये लगा लो कि 10 में से 5 जो कोलिजन है वो इफेक्टिव है, 5 जो कोलिजन है वो प्रॉपर कोलिजन है, वो इफेक्टिव कोलिजन है। तो 10 में से 5 प्रोडक्ट में जाएंगे, 10 में से कितने जाएंगे, 5 प्रोडक्ट में जाएंगे। वहीं अगर मैं 10 को कितना कर दूं, 100 कर दूं, अगर मैं 10 की जगह 100 मॉलिक्यूल्स लूं तो अब क्या हो जाएगा, अब हमारे 50 मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बनेगा। प्रोडक्ट ज्यादा बनने का मतलब है कि जो हमारा रेट है, रेट क्या होगा, रेट हमारा ज्यादा होगा। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से या फिर रेट लॉ से या फिर हम कोलिजन थ्योरी से भी बता सकते हैं कि जो हमारी जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो लिख लो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर हम इंक्रीज करें, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट को अगर हम इंक्रीज करें तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो हमारा इंक्रीज होगा। ओके, तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन में उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी के बेस पे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसके बेस पे क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। ओके, तो थर्ड जो है हमारा फैक्टर वो है टेम्परेचर। थर्ड जो फैक्टर वो क्या है, वो हमारा टेम्परेचर। देखो अभी हमने किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट में भी हमने टेम्परेचर के बारे में बात की कि अगर टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा रेट कांस्टेंट भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर रेट कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ओके, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो यहाँ से ना एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी आती है, वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, 10 केल्विन कर दें, 10 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो होता क्या है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो ये बात भी लिख सकते हो, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन become almost double, रेट ऑफ रिएक्शन becomes almost double। कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो एक रफली वैल्यू है, 2 के थोड़ा सा कम भी आ सकती है, 2 से थोड़ा सा ज्यादा भी आ सकती है, तो ऑलमोस्ट 2 होती है, ठीक है ना। तो अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो जाएगा, वो ऑलमोस्ट ट्वाइस हो जाएगा। ओके, तो ये है हमारा टेम्परेचर। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, वो है हमारा कैटलिस्ट। अब देखो हमें पता है कि कैटलिस्ट के इफेक्ट से क्या होता है, एक कैटलिस्ट हमारे पॉजिटिव कैटलिस्ट होते हैं, एक कैटलिस्ट हमारे नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन को फास्ट करने का मतलब है रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दिया मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कई कैटलिस्ट हमारे स्लो होते हैं, नेगेटिव होते हैं, जो रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट लेक्चर किया था तो वहां पे हमने रिएक्शंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो, वेरी फास्ट और मॉडरेट। तो स्लो रिएक्शन में तो हम पॉजिटिव कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, पर जो बहुत फास्ट रिएक्शन होती है वहां पर हम नेगेटिव कैटलिस्ट को उसको डालते हैं उसके अंदर। ओके, तो जो कैटलिस्ट है हमारा वो रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और रिएक्शन को कम भी कर सकता है, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है और रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है। ओके, तो मैं लिख रहा हूं कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो उससे क्या होगा, उससे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, पर जो नेगेटिव कैटलिस्ट है उससे क्या होगा, उससे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। पॉजिटिव कैटलिस्ट से तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज होगा और नेगेटिव कैटलिस्ट से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिक्रीज होगा।
अब देखो जो हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का मतलब है कि जो हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि वहां पे कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता, ना ही वहां पे डिक्रीज होता। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर कि एक हमारे प्रॉपर टाइम के बाद, एक प्रॉपर पॉइंट के बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। प्रॉपर टाइम के बाद क्या आता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वहां पे मैक्रोस्कोपिक तो चेंज नहीं होगा, वहां पे मैक्रोस्कोपिक कोई चेंज नहीं होगा, मतलब हमें चेंज दिखेगा नहीं, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, वहां पे चेंज होता है। मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो कोई चेंज नहीं दिखता हमें लगता है कि कोई चेंज नहीं हो रहा, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, चेंज होता है। तो वही हमारा इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन वहां पे हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है। रिएक्शन हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाता है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेप आ जाता है। तो होता क्या है कि जैसे हम कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल रहे हैं तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम का स्टेप है ना वो जल्दी आएगा। अगर हम कोई कैटलिस्ट को इंक्रीज करें तो जो इक्विलिब्रियम का स्टेप है वो क्या आएगा, वो जल्दी आएगा। लेट्स से कि पहले अगर 10 मिनट में आ रहा है तो अब 2 मिनट में आ जाएगा। 10 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है तो अब 2 मिनट के बाद ही क्या होएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम के अंदर, इक्विलिब्रियम रिएक्शंस के अंदर ये फर्क पड़ता है। ओके, तो लिख सकते हो इन रिवर्सिबल रिएक्शन positive catalyst helps to attain equilibrium step quickly। कि अगर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन में अगर हमने उसमें पॉजिटिव कैटलिस्ट को ऐड कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, पर जो इक्विलिब्रियम का जो स्टेप है ना वो जल्दी आएगा। उसके बाद तो रिएक्शन वही नॉर्मल उसी की तरह चलेगी जैसे पहले चल रही थी, मतलब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो इक्विलिब्रियम का जो स्टेप है वो क्या आएगा, वो जल्दी आएगा। ओके, तो कैटलिस्ट का फिर ये रोल हो गया। ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर स्टडी भी किया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें वो है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, अब देखो जो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट है उससे क्या फर्क पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन को। एक लेट्स से कि मैं आपको नॉर्मल अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास एक वुड का ब्लॉक है, वुड का ब्लॉक अगर हमें इसको बर्न करना है, हमें करना हमें इसको बर्न करना है, तो अगर हम इसको बर्न करेंगे हम टाइम को नोट डाउन कर लेंगे। ओके, वही हमने वही सेम वुड के ब्लॉक को हमने पीसेस के अंदर, छोटे छोटे पीसेस के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया। छोटे छोटे पीसेस को क्या कर दिया हमने, उसमें से काट ली छोटे छोटे पीसेस, और अब हम उसको बर्न कर रहे हैं। तो किस केस में जो है, जो वुड का ब्लॉक है वहां पे कंप्लीटली बर्न होगा। ऑब्वियसली जब हमने छोटे छोटे पीसेस किए, छोटे छोटे पीसेस किए तो क्या होगा, जो वुड का ब्लॉक है वो क्या होगा, जल्दी बर्न होगा। वहां पे रिएक्शन क्या होगी, वहां पे रिएक्शन हमारी फास्ट होगी, वहां पे रिएक्शन होगी, वहां पे रिएक्शन हमारी फास्ट होगी। तो होता है कि जैसे सरफेस एरिया बढ़ता है, जैसे क्या बढ़ता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हो जाती है, हमारी फास्ट हो जाती है। अब देखो सरफेस एरिया कैसे बढ़ा, लेट्स से कि पहले एक नॉर्मल वुड का ब्लॉक ऐसे है, पहले क्या है, नॉर्मल वुड का ब्लॉक ऐसे है। अब क्या किया, अब हमने इसको यहां से ब्रेक डाउन कर दिया, तो अब क्या हुआ, एक ये मिल गया हमें और एक ये मिल गया। अब देखो जो ये और ये है, ये और ये सरफेस एरिया क्या हो गया, ये और ये एरिया इंक्रीज हो चुका है, ये और ये एरिया क्या हो गया, इसमें इंक्रीज हो गया। ओके, तो जितने ज्यादा हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीज होगा, क्योंकि उस जितने छोटे छोटे पीसेस करेंगे उतना ही जो सरफेस एरिया है रिएक्टेंट का वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, तो लिख सकते हैं यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट अगर इंक्रीज होगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। अगर सरफेस एरिया रिएक्टेंट का इंक्रीज होगा तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, वो भी हमारा इंक्रीज होगा। जैसे हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ता है। ओके, तो अगर हम सरफेस एरिया बढ़ेगा तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट, टेम्परेचर, कैटलिस्ट और सरफेस एरिया। एमसीक्यू के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इनमें से किन फैक्टर के ऊपर जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है, या इनमें से किन फैक्टर के ऊपर रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है, किनके वो डायरेक्टली है, किनके वो इनवर्सली है, किसके वो इंडिपेंडेंट है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है इनके ऊपर। क्लियर।
ओके, नेक्स्ट करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। देखो कई बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होते हैं कि सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और जो रेट कांस्टेंट है उसके बीच में डिफरेंस करने के बाद आपको जो डाउट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है एग्जैक्टली और रेट कांस्टेंट क्या है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो क्योंकि आगे हम क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं के बारे में बात चले, रेट कांस्टेंट ही आगे जाके कंटिन्यू होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी जाएगा, अलग अलग रिएक्शन का अलग अलग रेट फाइंड आउट करेंगे। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसका क्या होगा, तो सबका सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर सबका हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, कि रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है। ओके, सो यहां पे हम करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और यहां पे करेंगे हम रेट कांस्टेंट। अब देखो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमने सबसे सेकंड क्लास में और थर्ड क्लास में हमने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ही बात की। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, वही क्या होता है, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। कि अगर हम पूरे रिएक्शन का रेट अगर हम बात करें, या तो हम रिएक्टेंट की तो बात करेंगे हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, और प्रोडक्ट की बात करते हैं हम रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करते हैं, तो वही क्या होता है, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। सो रेट ऑफ रिएक्शन is the change in concentration of any one of reactant or product with time। रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट देखो हमने रेट लॉ के अंदर पढ़ा था या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन में, कि जो रेट है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के और बी के। अगर हम रेट लॉ की बात करें तो यहाँ पे अल्फा आएगा और क्या आएगा, बीटा आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, के आ जाएगा, और ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा आएगा। और यहाँ पे जो हमने के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेके आए, यही हमारा क्या था, रेट कांस्टेंट था। यही क्या था, यही हमारा रेट कांस्टेंट था। और मैंने बताया था आपको, अगर ए भी हमारा 1 हो जाए और बी भी हमारा 1 हो जाए, कि अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 ले तो जो हमारा रेट है वो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। कब होगा, अगर हम रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन उसको 1 ले, ए की भी कंसंट्रेशन अगर 1 हो जाए, बी की भी कंसंट्रेशन क्या हो, अगर 1 हो जाए। ओके, तो रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू rate constant is equal to rate of reaction if concentration of all the reactants is taken to be unity। if concentration of all the reactants taken to be unity, अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की यूनिटी लें तब जो हमारा रेट कांस्टेंट है वही किसके इक्वल होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये था इसके बीच में फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस हमें पता है, हमने अभी किया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन में और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट के अंदर, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन तो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, पर जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन is depend upon concentration of reactant, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है, बट रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ये क्या है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। थर्ड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन था, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अगर प्रेशर की टर्म्स में बात करें तो चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टाइम, मोल्स की बात करें तो चेंज इन मोल्स अपॉन चेंज इन टाइम। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, फिक्स है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या फिक्स है, मतलब कंसंट्रेशन लेंगे तो एक फिक्स यूनिट होगी, प्रेशर लेंगे फिक्स यूनिट, मतलब चेंज नहीं होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। बट इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने किया कि जो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ओके, सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज फिक्स्ड। और क्या क्या यूनिट होगी उसकी, अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में लें तो वो यूनिट क्या होगी, वो यूनिट होगी हमारी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, हमारे मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होगी, पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। बट वही अगर हम प्रेशर के टर्म्स में लें तो क्या होगा, प्रेशर अपॉन टाइम, दैट इज एटमॉस्फेयर अपॉन टाइम। और एटमॉस्फेयर की क्या होगी, एटमॉस्फेयर तो एटमॉस्फेयर, और टाइम की पर सेकंड। तो ये यूनिट क्या होगी, यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन की फिक्स होगी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ओके, बट जो हमारा रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो फिक्स नहीं है, और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट is not fixed and it depend upon order of reaction। किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर ये डिपेंड करती है। ओके, जनरल यूनिट क्या है इसकी, जनरल यूनिट हमने की थी कि मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन, सेकेंड की पावर 1 माइनस एन, मोल पर लीटर 1 माइनस एन, सेकेंड की पावर 1 माइनस एन। तो ये तो है यूनिट जब हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं। ओके, जब अगर हम प्रेशर के टर्म्स में लें तो यूनिट क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर की पावर 1 माइनस एन और सेकेंड की पावर 1 माइनस एन। और यहाँ पे जो एन है, एन क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है, एन क्या है, यहाँ पे एन ऑर्डर है। तो जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट फिक्स नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। तो मेजर 3 डिफरेंस है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से जो हमारा रेट कांस्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उनके फैक्टर्स है, उनके डिफरेंस है। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो रेट लॉ है, रेट लॉ के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो जैसे रेट लॉ के बेस पे क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर जो हम है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।